मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोनू त्रिवेदी मैम। आपके विचार में विदेश नीति और कूटनीति इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे आप देखती है? राम मंदिर के बाद अब एक और हिंदू मंदिर यूएई में बन रहा है, तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। क्या ये मोदी के बढ़ते प्रभाव का कारण है? क्या वो ग्लोबल लीडर बनने की तरफ अग्रसर है? मैं हूं प्रद्युम्न ठाकुर आपके साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोनू त्रिवेदी मैम। सोनू त्रिवेदी मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन, मुझे अपने इस चैनल में शामिल करने के लिए। शुक्रिया मैम। मैम सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एकेडमिक की तरफ ही क्यों, और उसमें भी सोशल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वाले सब्जेक्ट में आपने अपना करियर बनाने का क्यों सोचा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राजनीतिक विज्ञान या सोशल साइंस जैसे जो मुद्दे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम उस ऑप्शन को पहले चुने तभी हम इंटरेस्टेड हों। व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी कि जिस तरह से जब हम क्लास 6 में 7th में जब सिविक्स की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ठीक उसी समय मुझे भी पॉलिटिकल साइंस, अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जैसी मुद्दों और ऐसे इश्यूज़ में जो मेरी रुचि है वो बढ़ने लगी थी। और बाद में 11th और 12th में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लिया, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी मेरी रुचि बढ़ती गई। और उसके बाद after completing my school, I joined as a student of political science in Lady Shri Ram College, और उसके साथ साथ PhD में मेरा शोध भी इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि शुरू से ही रुचि बनी रही मेरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में अध्यापन के कार्य से लेकर के और इंडिया फाउंडेशन में एक प्रतिष्ठित फेलो के तौर पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। जाकिर हुसैन कॉलेज में मैंने 2006 में ज्वाइन किया। अब ऑलमोस्ट इट्स बीन नाउ 18 ईयर्स। तब से मैं राजनीतिक विज्ञान वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कोर्सेज को पढ़ा रही हूँ। और साथ साथ मेरा जो पीएचडी का जो इशू रहा है, जो सब्जेक्ट रहा है, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। साउथ ईस्ट एशिया पर मेरा रिसर्च है। तो पीएचडी के दौरान मैंने अपने इस इंटरेस्ट को और भी आगे बढ़ाया, और साथ साथ जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन, आप देखेंगे आज के समय में, आज की जियोपॉलिटिक्स एनवायरनमेंट के संदर्भ में इस पूरे रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो इसी दौरान इंडिया फाउंडेशन के साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता रहा। साउथ ईस्ट एशिया पे जो मेरा शोध रहा, उसके दौरान मैं इंडिया फाउंडेशन के कई इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट भी किया। कई कोलैबोरेटिव इवेंट्स भी हमने किए। साउथ ईस्ट एशियन कल्चरल टाइज पे भी हमने कई साथ साथ कार्यक्रम किया। और इसी दौरान मुझे मौका मिला इंडिया फाउंडेशन में एज अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो ज्वाइन करने का। जी मैम, आप भारतीय दूतावास सोल में भी कार्यरत रही है काफी लंबे समय तक। वहां पे क्या चुनौतियां आपको सामना करने को मिला और वो इंडियन कल्चर से कितना अलग है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा जो मेन इंटरेस्ट रहा, रिसर्च इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में रहा, साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। तो उसी दौरान मुझे इंडियन कल्चरल सेंटर सोल में मुझे वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई। और चूंकि मुझे उस रीजन के बारे में आइडिया था और विदेश नीति के बारे में आइडिया था, क्या चल रहा है वहाँ पे, स्ट्रैटेजिक इश्यूज है, उसका मुझे पहले से ज्ञान था। तो वैसे में जो सांस्कृतिक संबंध को आगे बढ़ाने का जो काम है, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि मुझे लोगों के बारे में और जो वहाँ जियो पॉलिटिक्स है और जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज पहले से ही था। तो मेरे लिए सबसे इसके कारण मेरा जो काम था वहाँ आसान हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी जो चुनौती आई, वो था कि जब मेरा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ, उसके बाद कोविड शुरू हो गया। तो इनफैक्ट जो जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ थे, उनको हमें बंद करना पड़ा, और इमीडिएटली वी हैड टू कन्वर्ट दोज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। और उसी दौरान हमने पूरी तरह से अपने आप को डिजिटल मोड में कन्वर्ट किया। फिर जो जितनी भी क्लासेस होती थी उसको हमने ऑनलाइन मोड में किया, जितने इवेंट्स हो रहे थे उसको ऑनलाइन मोड में किया। और साथ साथ हमने जो फिजिकल इंगेजमेंट डायस्पोरा के साथ भी बहुत बड़े तौर पे उसको शुरू किया। और
इन्हीं दौरान कई हमने एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी की, कई इंटर्नशिप्स प्रोग्राम भी किए हमने, जहाँ की इंडियन और कोरियन स्टूडेंट्स को हमने जोड़ा, और इस तरह से करके हमने कई एमओयूज़ भी साइन किए, जिससे दोनों देशों के बीच के संबंधों को हम और आगे बढ़ा सकें। जी मैम, आपके कई सारे शोध हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था म्यांमार और इंडोनेशिया को लेकर के। वहाँ पे जैसा कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो आप किस वजह से इस चीज़ में आपकी रुचि आई कि आपने दो देशों को चुना और आपने इस पे रिसर्च किया? प्रद्युमन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक मुद्दों में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक डेमोक्रेसी ऑलवेज हैज बीन एन इशू व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो इसी दौरान मैंने डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया को मेन मुद्दा चुना, और उस समय जब मैंने शोध शुरू किया था पीएचडी का, तो 2003-4 का समय था। उस समय म्यांमार में कुछ हो नहीं रहा था, और इंडोनेशिया को मैंने एक मॉडल की तरह लिया, जहाँ की ट्रांजिशन तुरंत हुआ था। और उस समय मैंने कंपेयर किया कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण किसी सोसाइटी में ट्रांजिशन होता है, और सेम वेरिएबल्स को अगर हम अप्लाई करें दूसरी कंट्री में, तो क्या उसको हम उसी कारण सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो मैंने जो इंडोनेशिया के जो वेरिएबल्स हैं उसको म्यांमार में अप्लाई किया, तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट था। उसके साथ हमने आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी आई कंटिन्यूड माय रिसर्च इन म्यांमार, और उसके बाद मैंने डेमोक्रेटाइजेशन पे आगे भी काम किया। 2010 में जो इलेक्शंस हुआ, उसके बाद मैंने एक दूसरा शोध भी किया, डेमोक्रेटाइजेशन इन म्यांमार, क्या मुद्दे थे, क्या हुआ उसके बाद। उसके साथ साथ मैंने फॉरेन पॉलिसी में इंडिया चाइना डायनेमिक्स इन म्यांमार पे भी काम किया। तो इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंडोनेशिया से आगे हटके थोड़ा हमने म्यांमार पे ज़्यादा फोकस किया। इन्हीं दौरान मैं वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी जो रह रही है, जो इंडो बर्मिज वॉर हुआ, उसके बाद जो वहाँ माइग्रेशन हुआ, उनके कांटेक्ट में मैं आई। और उसके उन्हीं दौरान मैंने एक फेलोशिप किया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी से, जो था इंडियंस इन म्यांमार, द माइग्रेशन फ्रॉम कॉलोनियल टू सिविलियन रूल। तो इसके कारण इन मुद्दों पे मेरा इंटरेस्ट रहा, और साथ साथ उसके बाद आगे भी मैंने शोध को बढ़ाया, और वियतनाम और उसके साथ साथ जो कल्चरल टाइज है हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है, उसको भी आगे कर रहे हैं और आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, आपके विचार में विदेश नीति और कूटनीति, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे आप देखती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे नया आकार या आयाम दे रही है? जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहना चाहूँगी कि जो डिप्लोमेसी है, इट इन फैक्ट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फॉरेन पॉलिसी। जो विदेश नीति है वो डिप्लोमेसी पे ही आधारित होती है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि हम किस तरह से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं उसमें हमें डिप्लोमेसी को अप्लाई करना पड़ता है। और बीइंग अ डिप्लोमेट माई सेल्फ बेस्ड इन सोल, ये मुझे मौका भी मिला, जो मैं पढ़ा रही हूँ फॉरेन पॉलिसी में जो थियोरेटिकल इश्यूज हैं और जो डिप्लोमेसी की जो थियरीज हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका मिला। और साथ में ये भी देखने को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में हम उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। वर्तमान में कतर को लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है हमारे देश में, क्योंकि हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं उसको रिहा किया गया है। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखती हैं? इनफैक्ट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हम ये भी कहते हैं कि जो इंडिया ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, कि किस तरह से हमने उनको रिहा कराया, और साथ तो अब वापस भी भारत आ चुके हैं। इनफैक्ट कुछ चुनौतियां तो रही हैं शुरू में, लेकिन हम जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कोशिश की और इससे हम बाहर निकल के आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जी, राम मंदिर के बाद अब एक और हिंदू मंदिर यूएई में बन रहा है, तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। इनफैक्ट इट्स अ गोल्डन मोमेंट फॉर अस। हम देख रहे हैं कि यूएई जैसे कंट्री में सबसे बड़ा जो स्वामी नारायण का जो टेम्पल बना है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ज़रूरी नहीं है कि भारत में अगर हिंदू मेजॉरिटीज़ में है तो भारत में ही सिर्फ मंदिर होना चाहिए। हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और इसको हम कहीं भी प्रचार प्रसार करना, ये बहुत अच्छी बात है।
और इन फैक्ट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। मैम, यूएई में हिंदू मंदिर बनना, कतर में नौसैनिकों का रिहा होना, पूर्व नौसैनिकों का, क्या ये मोदी के बढ़ते प्रभाव का कारण है? क्या वो ग्लोबल लीडर बनने की तरफ अग्रसर है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये हमारे जो इंडियन फुटप्रिंट्स है वो उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और हम आगे विश्व गुरु की तरह, और नॉट ओनली एज अ विश्व गुरु, बट हम एक विश्व मित्र की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ की हम सिर्फ अपना ग्लोबल फुटप्रिंट सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज पर ही नहीं बढ़ा रहे, बट हम जो ऐसे छोटे देश हैं जिनको हमारे मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने कई बार मदद भी किया है जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं। अभी कोविड के दौरान भी हमने किया है। तो इस तरह से जो हमारा साथ है वो सभी को लेकर आगे बढ़ने का है, और हम इस पथ पे अग्रसर है, और सर्टेनली आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग अ लॉट इन दिस फील्ड, और हम लोग सभी उनके साथ हैं। मैम, कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के हैं। तो मेरे पास एक सवाल है ऑडियंस का, शुभम कुमार का ये सवाल है कि वियतनाम अध्ययन केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में आपकी भूमिका वियतनाम के साथ समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस केंद्र की स्थापना के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया और भारत में वियतनाम के अध्ययन में इसके क्या योगदान की कल्पना करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरा साउथ ईस्ट एशिया पे जब मैंने शोध करना शुरू किया, तो म्यांमार, इंडोनेशिया पे तो मेरा काम चल ही रहा था। साथ में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा वियतनाम पे भी बढ़ा, और कुछ सपोर्ट हमें वियतनाम एम्बेसी जो दिल्ली में है उनसे भी थोड़ा सपोर्ट मिला। उनका भी इंटरेस्ट था कि हम वियतनाम स्टडी सेंटर यहाँ पे खोलें। तो इसी दौरान मुझे मौका मिला और थोड़ा सपोर्ट भी मिला, तो हमने इस सेंटर को 2018 में एस्टैब्लिश किया था, और हमारा मेन फोकस यही रहा कि हम वियतनाम पे काम करें आगे, और not only we are focusing on political ties, but cultural issues, educational ties, और इसके साथ साथ इसमें हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। वियतनामीज लैंग्वेज प्रोग्राम भी पहली बार हमने लॉन्च किया था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो और भी दोनों देशों के बीच में जो संबंध है इसको हम और भी आगे बढ़ाएं, अलग अलग तरह के रिसर्च करके। मैम, वन लाइनर आपको आंसर करना है। फेवरेट पॉलिटिशियन? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके। डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में क्या सोचती हैं? अभी इनफैक्ट अभी हमारा इंटरेक्शन हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, हम उनसे मिले जस्ट लास्ट वीक। तो इनफैक्ट अ वेरी स्ट्रेट एंड अ वेरी रियलिस्टिक डिप्लोमैट। इंटरव्यू समाप्त होने की कगार पे है। मैम, अगला कोई प्रोजेक्ट, अगला कोई शोध अगर आपका है तो आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज साझा करिए। अभी हमने वियतनाम की बात की, तो उसी से के संबंध में मैं बताना चाहूँगी, जो दोनों देशों के बीच में जो हमारा संबंध है वो सिविलाइजेशनल टाइज है, और अभी जो हम एक नया शोध कर रहे हैं वो है कलिंग और चंपा। जो चंपा डायनेस्टी था, वहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच का जो संबंध है, हिस्टोरिकल टाइज है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको आधार बना के अपनी कंटेम्प्रेरी टाइज को हम और आगे कैसे स्ट्रांग बनाएं। ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हम अभी काम करने का सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त सोनू त्रिवेदी मैम थी, जो जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में चर्चा की, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताया। तो इसी के साथ अगले इंटरव्यू में मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।